हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी स्टडी वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 प्रैक्टिस सेट जो है 7 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 6 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण जो है किस युग की विशेषता है। ठीक है, हम लोग 3 तरह के पाषाण पढ़े थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसमें से कौन सा होगा? क्या पूरा पाषाण होगा या पूर्व पूरा पाषाण या मध्य पाषाण या नव पाषाण? क्या होगा? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नव पाषाण हो जाएगा। ठीक है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये नव पाषाण की विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसको देखना है और टिक करना है। ठीक है, ए में है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो है किस पर होता है? ब्याज भुगतान पर होता है। क्या ये सही होगा? बी में है व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। और सी में है व्यय कृषि पर होता है। और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, मतलब खर्च। ठीक है, जो भी केंद्र सरकार जो कर्ज लेते हैं और उस पर जो टैक्स देते हैं, मतलब इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, वो हम लोगों के क्या होता है? व्यय होता है, यानी खर्च। ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे जो खर्च करते हैं वो तो व्यय नहीं होता, उससे तो हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, और कृषि में भी जो भी चीज़ खर्च जो भी पैसे लगाते हैं उनसे क्या होता है? हमारे देश में अन्न भंडार की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो है व्यय नहीं होगा। व्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण की बात कर रहा है 1905 से 1918 तक निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए में सर सैयद अहमद खां, बी में है सर मोहम्मद इकबाल, और डी सी में है आगा खां, और डी में है नवाब सलीमुल्लाह खान। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सलीमुल्लाह खान। क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एम है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। क्या ये सही होगा? बी में है ये शैलें क्रिस्टलीय होती है। सी में है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। डी में है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। क्या होगा दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही। ठीक है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, 5 में है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना निम्न इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? ए में है ए होलम, बी में है WM डेविस, सी में है SW उल्डरिज, और डी में है कोबर। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा WM डेविस। भौगोलिक अपरदन चक्र की परिकल्पना किसने दिया है? WM डेविस। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? ए में, यानी पट्टिसीमा जो है, ये पट्टिसीमा परियोजना जो है निम्न में से किस नदियों से जुड़ी हुई है? ए में है कृष्णा और कावेरी नदी, बी में है कृष्णा और गोदावरी नदी, सी में है गोदावरी और महानदी, और डी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी सही। 7 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ए में है 14, बी में है 17 अनुच्छेद बी में है अनुच्छेद 15, सी में है अनुच्छेद 17 और डी में है अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा क्या किया गया है? अस्पृश्यता को अंत किया गया है, यानी समाप्त किया गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है? ए में ग्रेट ब्रिटेन, बी में कनाडा, सी में मैक्सिको और डी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA। ठीक है। कौन सा जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन किस में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? ए में वोल्टेज, बी में वायु, सी में पंखे में एल्युमिनियम और डी में है पंखे में लोहा। ठीक है। किस पर निर्भर करता है? पंखे में जो रफ्तार जो होती है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वोल्टेज पर। वोल्टेज, जितना वोल्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रफ्तार होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ए में है गांधी का चंपारण सत्याग्रह के समय, बी में है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी में है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, सी में है असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। किस दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारतीय ग्रीष्म मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, क्या कारण है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है। बी में मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी में है तापमान की अति एक समानता और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्थल और समुद्री विभेदीकरण। ठीक है। स्थल और समुद्र का विभेदीकरण। ठीक है। अगला है 12 में, डॉल्फिन वर्गीकृत किए हैं। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए हैं, किस में वर्गीकृत किए हैं? ए में मत्स्य में मतलब ये मछली है, या बी में है उभयचर में, सी में है सरीसृप में और डी में स्तनी में। डॉल्फिन क्या है? मत्स्य जगत में आता है, या उभयचर में, या सरीसृप में, या स्तनी में। ठीक है। ये पूछा गया है। तो ये डॉल्फिन क्या है? स्तनी है। क्या? स्तनी जानवर है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए में है मुद्रा, बी में है GDP, सी में जनसंख्या और डी में GNP। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा GDP। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये GDP से संबंधित है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, फोर्टीन में
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ए में है बाब अल मंदेब, बी में हरमुज, सी में है बोस्पोरस और डी में है मलक्का। ठीक है, तो कौन जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल अब मंदेब। कौन हो जाएगा? बाब अल मंदेब। कौन हो जाएगा? बाब अल मंदेब। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए में है लघु तरंग सौर विकिरण के कारण, बी में परावर्तित सौर विकिरण के कारण, सी में है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण, या डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में पर्णहरित और डी में है सूर्य का प्रकाश। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। उसके बाद 17 में, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। ये में मुंशी सूरजमल के द्वारा, या राय रोशन लाल ने, या सी में है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, और डी में है कृष्ण भट्ट ने। किसने शुरुआत किया था? ठीक है, यानी किसने प्रारंभ किया था बिहार हेराल्ड 1875 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। 18 में है निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ए में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी में है नाइट्रोजन N2 और डी में है O3। ठीक है, इसमें से कौन सा गैस जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? यानी पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए में चिकनी मिट्टी, बी में 500 मिट्टी, सी में बलुई मिट्टी और डी में है लोम मिट्टी। किस में मिलता है सबसे ज़्यादा पानी? ठीक है, तो ये चिकनी मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा पानी रहता है। ठीक है, उसी से उसको ज़्यादा पानी मिलता है। ठीक है, 20 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कौन सा शहर, इनमें से जो कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? ए में कैनवारा तो राजधानी है, बी में है सिडनी, सी में है वेलिंगटन और डी में है रियाद। ठीक है, क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है। इक्कीस में है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभ के संलयन पर, या नाभ के विखंडन पर, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन तो ये हो जाएगा नाभ के विखंडन पर। ठीक है, किस पर निर्भर है? नाभ के विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम नाभ के विखंडन पर निर्भर है। और हाइड्रोजन बम किस पर निर्भर है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभ के संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभ के संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभ के विखंडन पर आधारित है। ठीक है, 22 में नेफ्थालीन तथा बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक होता है। ए में मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, बी में मात्र रिडक्शन द्वारा, सी में है एस्टरिफिकेशन द्वारा और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन
बिहार के कहाँ से प्रारंभ होती है? ए में मोतिहारी, बी में रक्सौल, सी में जोगबनी और डी में है पटना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोतिहारी। कहाँ से? तो मोतिहारी से प्राप्त होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, मोतिहारी से भेजा गया पेट्रोल पाइपलाइन नेपाल को। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए में मौलिक अधिकार, बी में 9वीं सूची, सी में मौलिक कर्तव्य और डी में है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना जो है क्या करता है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि इस भारत में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, यानी कोई भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, सभी धर्म को समान रूप से मानना। ठीक है, 25 में है मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ए में बाल, बी में है नाक, सी में फेफड़ा और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, ए में उनकी मृत्यु के ठीक पहले क्या ये अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन किया था वो कब किया था? उनकी मृत्यु के ठीक पहले या बहुत कम उम्र में सी में है 1930 के दशक में या 1920 के दशक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 के दशक में। कब किया था? 1930 के दशक में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसके लिए? भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए। 27 में भ्रूण किस में मिलता है? ए में फूल, बी में पर्ण, सी में बीज और डी में है कली। किस में मिलता है भ्रूण? किस में मिलता है? तो ये मिलता है बीज में। किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? बीज में। ठीक है, भ्रूण जो है बीज के अंदर पाया जाता है। यह एक अविकसित या शिशु पौधा होता है। ठीक है, जो बीज में सुरक्षित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जिप्टो बराबर है किसके बराबर है? एक जिप्टो किसके बराबर? 10 टू दी -2, 10 टू दी पावर -2 यू के बराबर, या 10 टू दी पावर 2 यू के बराबर, या 10 टू दी पावर 21 के बराबर, या 10 टू दी पावर -22 के बराबर। ठीक है, कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 टू दी पावर -21 के बराबर। ठीक है, जिप्टो एक मानक ऐसा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, या अत्यधिक संभावना है कि जिप्टो के लिए एक संकट त्रुटि है। जिप्टो का ऐसा उपसर्ग है जो 10 पर पावर -21 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिकरण कर, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। कौन से गैस मुक्त करते हैं? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 30 में भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 जनवरी 2021 को, या 1 मार्च 2021 को, या 1 अप्रैल 2021 को, या 1 अगस्त 2021 को। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 1 अगस्त 2021 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में
31 में पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, क्या है? यानी कि इसका जो है आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, और उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। वो कौन सा पदार्थ होगा? क्या क्रिप्टन होगा, या मिट्टी का तेल, या कार्बन स्टील, या उपयुक्त में से एक से अधिक? चलो हम देखते हैं ठोस के लिए क्या होता है। हम लोग पढ़े थे ठोस में क्या होता है? शेप फिक्स, शेप भी फिक्स, ठीक है। इसे बनाते हैं, चलो। शेप मतलब आकार, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया ठोस, ठीक है। ये द्रव, ये गैस, ठीक है। अब ठोस का जो है शेप फिक्स होता है, ठीक है। ठोस मतलब क्या? कोई भी कठोर चीज़, ठीक है। जैसे कोई बॉल लेंगे तो वो तो उसका आकार तो फिक्स है कि वो गोल है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठोस का जो है शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। द्रव में, अब द्रव में देखते हैं। द्रव का शेप फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसको ऐसे हम कर देंगे तो समझ लो कि फिक्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ देखो आगे, और इसका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसका जो है शेप फिक्स होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बत्तीस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? 32 नंबर क्वेश्चन। ए में है M.N. राय, बी में मुजफ्फर अहमद, सी में है S.A. डांगे, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा M.N. राय। कौन हो जाएगा? M.N. राय, ठीक है। M.N. राय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 में बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए में है NH3, बी में है NH8, सी में NH22 और डी में है NH23। कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NH22। NH22 जो है बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो बिहार में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है NH22? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, और वर्तमान में NH2 का नाम बदल के क्या कर दिया है? NH19 कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ए में संक्रामक रोगों के, बी में है वायुजन्य रोगों के, सी में है जलजन्य रोगों के, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलजन्य रोगों के, ठीक है। टाइफाइड जलजन्य रोगों के। 35 में है भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? भारत में जो है कृषि क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत लोगों को श्रम यानी कि रोजगार प्रदान करती है, ठीक है। ए में 20% या 30% या 46% या 65%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46%। कितना प्रतिशत? 46% जो है श्रम शक्ति रोजगार यानी रोजगार प्रदान करता है कृषि क्षेत्र, ठीक है।
36 में वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, या तिरछी होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है, या ध्रुवीकृत होती है? ध्रुवीकृत होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, 37 में हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? ए में हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी में है दीनबंधु मित्र, सी में बाबुल मनी, और डी में है नवीन चंद्र सेन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, 38 में आप एक, अब ये क्वेश्चन आ गया है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, आप अगर लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा जो लग रहा बल क्या होगा? ए में है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट के त्वरण के ऊपर जाते समय शून्य होता है। लिफ्ट के त्वरण से ऊपर जाते समय क्या होता है? भार शून्य होता है। बी में है लिफ्ट के त्वरण से नीचे जाते समय यानी आते समय शून्य होगा, या लिफ्ट के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या डी में है लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिफ्ट के कारण, यानी लिफ्ट के त्वरण के कारण नीचे आते समय शून्य हो जाता है। लिफ्ट के त्वरण के कारण लिफ्ट के जो है त्वरण से नीचे जो आते हैं तो उसका जो उस समय जो है आते समय क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, नीचे आते समय क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 39 में इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? ये स्टैटिक्स से आ गया क्वेश्चन। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? ए में CR दास, बी में है MG डानाडे, सी में है VD सावरकर, और डी में है SN बनर्जी। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है CR दास। किसने लिखा है? तो CR दास ने। ठीक है, 40 में प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में होगी? प्रकाश की जो गति है निम्न में से किस माध्यम में होगी? न्यूनतम, यानी सबसे न्यूनतम किस माध्यम में होगी? ठीक है, ए में है जल, बी में है वायु, सी में है निर्वात, और डी में है कांच यानी शीशा। ठीक है, सबसे कम जो है प्रकाश की गति किस में होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कांच में सबसे कम होती है, यानी शीशा। ठीक है, सबसे कम किस माध्यम में होगा? तो कांच में होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम होती है, कांच में हो जाएगा। ठीक है, 41 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है देवीलाल ने, और डी में है मोरारजी देसाई ने। ये दोनों तो नहीं दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र भी ने दे दिया था। तो ये दिया था कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में दिया था। ठीक है, भारत को क्या करने के लिए? एकजुटता करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। ए में है महिला अधिकारों के संरक्षण से, बी में है मानव अधिकारों के संरक्षण से, सी में अस्पृश्यता उन्मूलन से, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। किससे संबंधित है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 43 में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? प्राचीन भारत में जो है निम्न में से कौन सा जो है बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? ए में है नागपुर, बी में वल्लभी, सी में है विक्रमशिला, और डी में है नालंदा। ठीक है, तो कौन सा जो है बौद्ध का केंद्र नहीं है? ठीक है, 43 नंबर। तो दोस्तों ये नागपुर जो है ये बौद्ध का केंद्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? ए में राइट ब्रदर्स ने, बी में है जेम्स वाट ने, सी में हम्फ्री डेवी ने, ठीक है, और डी में है वान ब्राउन ने, ठीक है, सॉरी। तो ये किसने किया था हवाई जहाज की आविष्कार? तो ये राइट ब्रदर्स ने। किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 45 में पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी में है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी में है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पाश्चराइजेशन कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या किया जाता है? पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। इसी को पाश्चराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 में ये मैच करने वाला है। ए में CH हनुमंता राव, ठीक है, और इधर इसका ये पंचायती राज समितियां हैं और इधर है ईयर दिया हुआ, ठीक है। बी में है GVK राव, ठीक है, और सी में अशोक मेहता, ठीक है, और डी में है LM सिंधवी, और ई में है बलवंत राय मेहता। ये बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है? ये इसको इसको कहा जाता है जो पंचायती राज का क्या कहा जाता है इसको? वो ड्राफ्ट तैयार करने वाला इसको कहा जाता है, यानी वास्तु कला, ठीक है, क्योंकि यही इसी ने तैयार किया था, ठीक है। तो चलिए देखिए कौन किसका हो जाएगा। तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में जो है अपना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश दिया था 1957 में। तो ये क्या हो जाएगा? ई का 4 हो जाएगा। ई का 4, ठीक है। ई का 4 कहाँ है? ई का 4 यहाँ है, ठीक है। ई का 4 यहाँ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डी ऑप्शन आ जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति कब वो दिया था अपना? तो उसने दिया था 1978 में। अशोक मेहता समिति कहाँ है? अशोक मेहता समिति ये कब दिया था? तो 1978 में, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा? 5। सी का 5 कहाँ है? सी का 5 इसी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि। ए में एक अदिश राशि, बी में एक सदिश राशि, सी में विमा विहीन, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। धारा कैसी होती है? विमा विहीन है या एक सदिश राशि या अदिश राशि है, ठीक है। तो 47 ये क्या होगा? ये सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। जबकि करंट क्या होगा? अदिश राशि, ठीक है। करंट क्या होता है? समान धारा क्या होता है? अदिश राशि, और धारा घनत्व क्या होगा? सदिश राशि, ठीक है। 48 निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं, यानी आंसू गैस की तरह किस और दूसरे गैस को काम में लेते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन। ए में HNO3, बी में SO2, सी में NH3 और डी में Cl2, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Cl2। Cl2 को भी क्या करते हैं? आंसू गैस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। 49 हिमालय में हिमरेखा निम्न में से, यानी निम्न के बीच होता है। हिमालय में जो है हिमरेखा जो होता है वो निम्न के बीच होते हैं। ए में 4300 से 6000 मीटर पूर्व, बी में है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, सी में 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। 43 से कितना 6000 मीटर पूर्व। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। ए में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी में गन्ना उत्पादन में, ठीक है, बी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और सी में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और डी में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो गन्ना उत्पादक में कौन सा ये सही क्रम में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही क्रम में। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भेती नहीं पाई जाती है? ए में कैम्बे की खाड़ी में, बी में मन्नार की खाड़ी में, सी में कच्छ की खाड़ी में और डी में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा काम्बे की खाड़ी में। किसमें? काम्बे की खाड़ी में। ठीक है, काम्बे की खाड़ी में। 52 नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में कौन सी ऊर्जा जमा होती है? ए में कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी में वसा के रूप में, सी में प्रोटीन के रूप में और डी में ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में जो है ऊर्जा जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। ए में है चींटी, बी में है मच्छी, सी में है ड्रैगन फ्लाई और डी में है मकड़ी। संक्रामक रोग उसको कहते हैं जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ पर्सन में वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मच्छी। ठीक है, जो मक्खी होता है। ठीक है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए में ऑक्सीजन का वहन, बी में बैक्टीरिया का विनाश, सी में ऊर्जा का उपयोग, डी में है रक्त अल्पता का नियंत्रण। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन के कारण से ही क्या होता है? खून जो है लाल दिखता है। ठीक है। चलो 55 नंबर क्वेश्चन, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एक सुचालक है, ठीक है, उसको दूसरे सुचालक के पास यानी दूसरे जो है चार्ज किए हुए सुचालक के पास बिना संपर्क यानी बिना सटाए या कुछ बिना संपर्क किए हुए उसके पास जो रखते हैं और उससे जो उस प्रक्रिया को उससे जो चार्ज हो जाता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ए में प्रेरणा, बी में चालन, सी में संवहन और डी में है विकिरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेरण कहलाएगा। ठीक है। 56, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? ए में इजारेदारी, बी में तिनकटिया, सी में जेनमिस और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तिनकटिया प्रथा से। ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस पर था? तिनकटिया प्रथा, यानी 1 बीघा में जो है 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ए में है मंगल पांडे, बी में भगत सिंह, सी में खुदीराम बोस और डी में है वी.डी. सावरकर। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाए। 58 नंबर क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ए में रामचंद्र सिन्हा, बी में सतीश झा, सी में सचित्रनाथ सन्याल और डी में विपिन झा। ठीक है। तो किसने गठन किया था पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा? ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में है मदन लाल, सी में उधम सिंह और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन जो है उग्रपंथी नहीं थे? ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ए में, एक मिनट, ए में है नचिकेत मोड़ समिति, बी में शांता कुमार समिति, सी में एच.आर. खान समिति और डी में है नीरज कुमार गुप्ता समिति। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। क्या हो जाएगा? नीरज कुमार गुप्ता समिति। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अकार्बनिक रसायन घटक है? ए में मीथेन, बी में इथेन, सी में प्रोपेन और डी में ब्यूटेन। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? V10। ठीक है, अगला 62 में, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या है? ए में अमोनिया का, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी में क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का और डी में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 63, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ए में शिवराज सिंह चौहान, बी में शरद यादव, सी में श्री जगन्नाथ मिश्र और डी में है श्री शिवानंद झा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री किसे सौंपा गया है? जो श्री शिवराज सिंह चौहान को। अगला क्वेश्चन है, पुनः 64 में, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक यह भी भारतीय या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? ए में गुजरात में गांधी ने, बी में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, सी में बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने और डी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? ये कहा था लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कि ये झंडा अब लहरा गया है, अब इसे झुकने नहीं देना है। 65 में यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ए में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है। कारण दिया है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगा। ठीक है, यानी देर होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या ए और आर दोनों सही है? और ए जो है आर की व्याख्या करता है, यानी ए की व्याख्या आर करता है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है, यानी ए की व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, 66 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के पुनर्गठन में निम्नलिखित में से किसे NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए में लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, बी में है एयर मार्शल PM सिन्हा, सी में आलोक जोशी
और डी में है वी वेंकटेश वर्मा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। ठीक है, 67 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जर्मनी स्तर के चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया था? ए में है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। बी में है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। सी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। क्या होगा 67 नंबर क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 में विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है? ए में 1 मई को, बी में है 2 मई को, 3 में यानी सी में है 5 जून को और डी में है 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये तो होता है, ये तो नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया 5 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 1 मई और 2 जून होगा, 2 मई, दोनों में से कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मई को मनाया जाता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस। ठीक है, 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ए में हसेट डेरेजे अदमासू ने, बी में नंदिनी गुप्ता ने, सी में ओपल सुचाता जुगांसनी ने और डी में क्रिस्टीना पैस्कोवा ने। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो ये हो जाएगा ओपल सुचौता ने। ठीक है, ओपल सुचाता। ठीक है, 70 नंबर मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाज़ों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया है? ए में ESPS रीना सोफिया और ITS एंटोनियो मार्सिलिगिया ने। बी में FGS बर्लिन और HNLMS जोआन एवर्टनेस ने और सी में है HMS लंकेस्टर और FS फ्रिगेट ओवरगेन ने। ठीक है, और डी में है USS निमजित और HMS क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, इसमें से जो कौन से जो जहाज़ है जो दौरा किया है 2025 में? ठीक है, 2 बार 2 जहाज़ जो है कहाँ पर पहली बार मुंबई का दौरा किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियाटेक ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? ए में सेरेना विलियम्स ने, बी में कोको गॉफ ने, सी में अमांडा अनीसीमोवा ने और डी में है हरियाणा सवालेंका ने। 71 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमांडा अनीसीमोवा ने। 72 में हाल ही में US ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जीतने वाले 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ठीक है, ए में है लक्ष्य सेन, बी में किदाम्बी श्रीकांत, सी में प्रियांशु राजावत और डी में आयुष शेट्टी। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्याना सवालेंका। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आयुष शेट्टी। ठीक है, आयुष शेट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, मोतिहारी के बिहार के मोतिहारी में घोषित किया गया है कि नई रोजगार प्रोत्साहन राशि के यानी योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ए में 10,000, बी में 15,000, सी में है तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या 10,000 होगा या 15,000 या 20,000 या 25,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15,000। ठीक है, कितने राशि देने की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो 15,000। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 में महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए किस वैश्विक निवेश फर्म के साथ 5,127 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ए में है गोल्ड्समैन सैक्स, बी में है JP मॉर्गन, सी में है ब्लैकस्टोन ग्रुप और डी में है सॉफ्ट बैंक। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लैकस्टोन ग्रुप। क्या हो जाएगा, ब्लैकस्टोन ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 में भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है। ए में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, बी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, सी में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC और डी में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान AIMS। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ये इसका काम क्या है, भारत के अंतरिक्ष निगरानी की क्षमता को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 में 72 किलो आवर के वेग का अर्थ क्या होगा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदला है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 4 चौका 72 और 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कहाँ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 सॉरी इसमें नहीं, इसमें है ऑप्शन बी, इसमें है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद 77 में है जो एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी, औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर औसत चाल एवरेज स्पीड यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एस एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, सभी को जोड़ देंगे, 15, 20, 25, तो 15, 20, 35, 25 सभी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 + 20 + 25
ठीक है। और टोटल टाइम, इसमें टाइम नहीं है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 15, इसको टाइम में बदल देंगे 15 प्लस इसको भी टाइम में बदल देंगे 20/25 प्लस 25/15। ठीक है। ऊपर का डिस्टेंस कितना हो गया 40 20 60 किलोमीटर, और नीचे में ये कट जाएगा 1 प्लस 5 चौका 20 5 25 4/5 प्लस 5 25 5 या 15। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये घंटा में है, एच लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको हम 60 किलोमीटर बटे इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15 एलसीएम आएगा। ठीक है। एक को 15 से 15 होगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15 तो 4 तिया 12, और यहाँ पर 3 पंजे 15 तो 5 25। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 बटे ये हो जाएगा 52/15। ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 60 15 ऊपर चला, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, अब इसको देखिए करते तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट में कितना आ जाएगा 17.30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। 17.30 किलोमीटर प्रति आवर कहाँ है ऑप्शन, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 17.30। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है इससे 4 गुना काम को, कितने काम को, एक काम को। एक मिनट थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। 12 व्यक्ति है, कितना नंबर 78 नंबर का, 12 व्यक्ति है किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। काम कितना, एक मान लेते हैं। तो उसके बाद कह रहा है जो 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी। मान लेते एम व्यक्ति है, कितने दिनों में पूरा करना है, 6 दिनों में कितना काम है, इसका 4 गुना तो 4। ठीक है। इसका 4 गुना है तो 4 कर दिए, 4 इसका 4 गुना काम को 6 व्यक्ति कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 दूना 12। ठीक है। अब यहाँ एम है, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुने 8 गुने 4 चौका 32 दूना 64। ठीक है। कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ है, और 64 कहाँ है, ऑप्शन डी में। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में है ए जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है,
और ए तथा बी ने 4 दिन तक काम किया। चलो इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 10 या 30, 15 दूना 30। ठीक है, इफिशियंसी निकल के आ गया। ए और बी दोनों ने 4 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 4 दिन तक काम किया। तो 3 प्लस 2 गुने कितना दिन तक? 4 दिन तक काम किया। ठीक है, अब करा उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया तो कौन किया? बी ने किया। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। काम छोड़ दिया तो बी पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा? x दिनों में। उस काम को छोड़ दिया तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? x दिनों में। ठीक है, और यहाँ पर टोटल काम कितना है? 30 है। ठीक है, अब यहाँ से 3 2 5 चौका 20 प्लस 2x बराबर 30। ठीक है, इधर जाके 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 5 दिनों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ पर है 5 दिन? ऑप्शन सी में, यहाँ पर। ठीक है, 79 पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। एटी में 4,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्र दी जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो CI निकालेंगे। कितना? 5% का 2 वर्ष के लिए। इसका 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5/100। ये टोटल हो जाएगा 5 5 10, ये 25, 10.25। ठीक है, और SI कितना हो जाएगा? इसका SI हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 2 गुने 5 यानी 10 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा? 10.25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0.25 इतना %। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है? जो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो बीच का अंतर कितना होगा। अब अंतर कितना होगा? अंतर निकालना होगा। तो हम लोग क्या प्रिंसिपल को कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000, तो 4,000 ऊपर में बटे 100। ठीक है, और गुने डिफरेंस कितना आया था? 0.25 आया था। ये 2 0 से 2 0 कट गया। अभी कितना हो जाएगा? पॉइंट है, पॉइंट के बदले में चलो 2 0 यहाँ आ जाएगा। 1 0 से ये 1 0 ख़त्म। ठीक है, 25 चौका 100/10 कितना हो जाएगा? ये 1 0 से ये भी 1 0 ख़त्म। कितना हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 में 700 रुपया से 3 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया गया उधार चुकाने में कुल कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकालना है। ठीक है, CI। ठीक है, 4% का 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 4% का 4% की दर से 3 वर्ष के लिए निकालना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया लिया गया? 700 रुपया लिया गया। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। 3 वर्ष के लिए 4% का 3 जगह हम लिख लेंगे। CI है 4%, 4%। पहले इन दोनों का करते हैं। 4 + 4 + 4 × 4/100
ठीक है। हो जाएगा 4 चौका 16, 16.16। फिर इसमें ये 4 जोड़ देंगे, 1 6 गुने 4 बटे 100। टोटल ये आ जाएगा निकल के आपको 16 4 20.16, ठीक है। अब प्लस 16 चौको 64, 64, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6464, ठीक है। 0.6464 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 20.16 था, यहाँ पर 0.64 था, ठीक है। 4 6 6 4 10 6 1 7 1 8, ठीक है, .20 इतना हो गया। अब इसको जो CI निकालेंगे तो 700 है, 700 में 100 जो है प्रिंसिपल होता है, ये आपको पहले भी बताए थे। और इसको ऐसे 20.8, ये 6 है तो इसको 1 मान लेते, चलो ये बढ़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 ख़त्म, लगभग कितना हो जाएगा, कितना ब्याज के रूप में कुल कितना भुगतान करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 8 7 56 0 5, ठीक है। 7 9 14, एक मिनट कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है 81 का। देखते फिर से बना करके, चलो दूसरा विधि से बना करके देखते हैं। पी कितना है, सात सौ, और टी कितना है 3, आर है 4%, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए निकालेंगे पहले, चलो ए निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N, ठीक है। अब यह P कितना है 700 है, गुने 1 प्लस R कितना है 4% बटे 100 और गुने 3, ठीक है। 25 ये हो गया। 26/25 और गुने 3 पावर में, इसका ये निकल के आ जाएगा 87.40, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस मेथड से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर हानि मिलता है, ठीक है। यानी 30 को कुर्सी बेचता है तो 6 कुर्सी के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो उनको हानि मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, हानि मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है तो उसकी हानि प्रतिशत हानि क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसको सीधा सी हानि प्रतिशत लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर लॉस कितना मिलता है, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 ऊपर में लिखेंगे और कितना 30 कुर्सी को बेचने पर, ठीक है। तो इसका 30 कुर्सी पर बेचते हैं, 30 कुर्सी को बेचने पर, और ये 6 ऐड हो जाएगा, x + y हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 100%, ठीक है। 6/36 गुने 100, 6 6 36, ये हो जाएगा 16%, 16
पूर्णांक 2/3 इतना परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना बेचता है तो इसका सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 में एक व्यक्ति 40 रुपया के 10 खिलौने खरीदा। 40 रुपया में जो है 10 खिलौना खरीदा। ठीक है, और 48 रुपया में 8 खिलौना बेचता है, तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 40 में 10 खरीदा और यहाँ पर 48 में 8 की दर से बेचा। ठीक है, 40 में 10 खरीदा और यहाँ 48 में 8 की दर से बेच दिया। ठीक है, सबसे पहले सीपी निकालेंगे। इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ये खरीदा ना, तो ये सीपी कितना हो जाएगा 40/10 यानी 4, और इसका एसपी कितना हो जाएगा 48/8 यानी 6। 4 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट बराबर 2, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया 2 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना है 4 गुने 100। अब इसको काट देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, 2 50, 50% का इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 50% में क्या हुआ, लाभ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% लाभ हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 11 घड़ी का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 सीपी है। ठीक है, वो 18 एसपी के बराबर है। चलो इसको काट देते हैं पहले। 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो गया 6/7। ठीक है, यानी 6 रुपया में खरीदा, 7 रुपया में बेचा, कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ और सीपी कितना है 6 है गुने 100, ये कितना हो जाएगा 16.2/3 इतना परसेंट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 में एक मात्रा x और y, x जो है y से 25 अधिक है, तो ये किससे कितना कम है। ठीक है, y से x कितना कम है ये पूछा है। अधिक है 25% का मान 25 है ना, 25 लिखेंगे, और कितना अधिक है तो 125, यानी अधिक है तो 125 कर देंगे, यानी बढ़ जोड़ देंगे 100 में से 100 में 25 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 25 25 125, यहाँ 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20% कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20% कम, तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 में एक विद्यार्थी 100 रुपया 50 रुपया 20 रुपया के अधिकतम अंकों वाले इतना प्रतिशत के अंक की परीक्षा दी है, उसके समुच्च प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, उसका समुच्च प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो सभी पूर्णांकों को जोड़ना है। टोटल पूर्णांक कितना है 100, 150 प्लस 200, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 450। ठीक है, 450 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, अंक है। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना है 450, उसमें से अब क्या किसको कितना मिला है वो देखना है। ठीक है, अब देखो ये 100 का कितना है 90%, 100 का 90/100, 100 का 90% प्लस
150 का कितना है 60% प्लस 200 का कितना है 200 वाले को कितना पड़ा हुआ 54% पड़ा हुआ 54/100। ठीक है, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ये 0 से 0 90, ठीक है, प्लस 1 0 ख़त्म 1 0 ये ख़त्म 15 6 का 90 प्लस 160 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया ये हो गया 288। टोटल कितना प्राप्त हुआ 288 यहाँ टोटल ठीक है आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे 288/450 प्रतिशत निकालेंगे। 288/450 गुने 100%। ठीक है, ये 0 से ये 0 ख़त्म 5 9 45 5 2 10। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना आता है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 86 का, उसको सॉल्व करने के बाद 64 आएगा 64%। ठीक है, 3 से 8 ये 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 9 27 3 6 का 18। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 2 9 6 32 2 64। ठीक है, 64% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 87 से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और मेरे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।